ग्रुप 7 में ना कुछ चीज़ें हैं विच आर इन वेरी डिटेल, वो मैं भी आपको कराऊँगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज़ तो हमने, अगर आपको याद हो, हमने पढ़े थे कुछ रिएक्शंस। अ, एक चीज़ हमने पढ़ी थी ओ लेवल्स के अंदर जो आपके होते थे आइडेंटिफिकेशन रिएक्शंस। आपको याद है इवन एएस के अंदर भी आते हैं कि अगर आपने सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव, ये इतने भी हैलाइड्स को अगर आपने टेस्ट करना है तो आप इसमें HNO3 प्लस AgNO3 डालते थे, तो आपके पास डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट्स आते थे। इसका वाइट पीपीटी आता था, इसका क्रीम आता था, इसका येलो आता था। डू यू रिमेंबर दिस स्टफ? ये मैं कराऊं बेसिक से। चेक करवाता हूँ। बेसिकली ना, अभी आप P3 में भी करोगी और ओ लेवल में हम P4 में करते थे और अब आप P3 में करोगी। बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन अननोन सॉल्ट X, ठीक है? वो सॉल्ट के अंदर हमें ये नहीं पता कि कौन सा हैलाइड है, लेकिन हमें ये पता है कि उसमें हैलाइड आयन है, ठीक है? बट वी डोंट नो विच हैलाइड आयन। दिस इज अ सॉल्ट, ठीक है? सॉल्ट X, ठीक है? हैलाइड आयन है। हैलाइड आयन कौन सा होगा? नेगेटिवली चार्ज आयन होगा, ठीक है? लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा हैलाइड है, तो हम उसको क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में एक्स को डालते हैं यहाँ पे, ठीक है? एक्स को लेते हैं 1 cm क्यूब, ठीक है? सिर्फ एक्स को इतना सा लेते हैं। इसके अंदर फिर हम डालते हैं HNO3, ठीक है, प्लस AgNO3। ये इसका है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है? ये आपको देता है पीपीटी। पीपीटी क्यों देता है? फर्स्ट करो हैलाइड को अगर मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आई विल टेक द हैलाइड एज वाई, सही है? लेट्स सपोज वाई। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है। तो इससे होता है कि एक पीपीटी बनता है जिसका फॉर्मूला होता है AgY। नाउ दिस Y कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, सही है? हमारे कोर्स में इतना ही। सो टू टेस्ट के Y कौन सा हैलाइड है, हम इसके अंदर ये डालते हैं, हमारे पास ये कलर्स डिफरेंट आते हैं। अगर हम HNO3 और AgNO3 क्लोराइड आयन के अंदर डालें ना, तो हमारे पास आएगा व्हाइट पीपीटी। अगर हम ब्रोमाइड के अंदर डालें, हमारे पास आता है क्रीम पीपीटी। और आई के अंदर डालें, हमारे पास आता है येलो पीपीटी। और इसका जो फॉर्मूला होता है, जाहिर है अब ये वाइट है, ये AgY, दिस विल बी AgCl, दिस विल बी AgBr एंड दिस विल बी AgI, सही है? तो अगर तो हम इसके अंदर ये डालें और हमारे पास व्हाइट पीपीटी आता है, इट मींस कि इस एक्स के अंदर ना क्लोराइड प्रेजेंट था। अगर हम ये डालें, हमारे पास ब्रोमाइड आता है, इट मींस कि इस एक्स के अंदर ब्रोमाइड प्रेजेंट था। अगर हम ये डालें, हमारे पास येलो आता है, इट मींस कि हमारे पास इस वाले एक्स के अंदर आयोडीन प्रेजेंट था, आयोडाइड आयन प्रेजेंट था। यहाँ तक बात क्लियर हुई? मैं जैसे ही पेन छोड़ूंगा ना, इरेज हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेनी है तो अभी ले लो। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ना पहले तो हम सिर्फ रखते थे कि व्हाइट पीपीटी, क्रीम पीपीटी, येलो पीपीटी। अब ना हम उसके अंदर दो चीजें और भी डालते हैं, डाइल्यूट एक्वस NH3 और NH3 कंसंट्रेटेड। ये हम क्यों डालते हैं? बेसिकली जब आप क्लोराइड को लेते हो और ब्रोमाइड को लेते हो ना, तो ये व्हाइट है और ये क्रीम है। क्रीम होता है या ऑफ वाइट होता है, ठीक है? तो ये बहुत क्लोजली लिंक्ड होते हैं। अब आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप एक लाइट के अंदर देख रहे हो, आपको तो नहीं पता ना कि ये मतलब एक जैसे लगेंगे, मोर और लेस सिमिलर लगते हैं ना, 99% सिमिलैरिटी होती है, राइट? तो उसको डिफर करने के लिए हम एक्वस HNO3 NH3 और कंसंट्रेटेड NH3 डालते हैं। होता ही है कि जो आपका इसका व्हाइट पीपीटी नहीं होता Cl नेगेटिव का, अगर आप उसको एक्वस NH3 के अंदर डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। कंसंट्रेटेड NH3 के अंदर डालोगे तो भी डिसॉल्व होगा। ब्रोमाइड के अंदर जो क्रीम पीपीटी होता है, वो डाइल्यूट के अंदर इनसॉल्युबल रहेगा, मगर कंसंट्रेटेड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और आई तो दोनों में ही इनसॉल्युबल रहता है। तो बेसिकली आप अगर इसको Cl, Br और आई करो ना, दिस इज मोस्ट सॉल्युबल, ठीक है? ये बीच में आता है और दिस इज इनसॉल्युबल। ये दोनों में इनसॉल्युबल रहता है, आई नेगेटिव येलो पीपीटी। क्रीम पीपीटी डाइल्यूट के अंदर इनसॉल्युबल रहता है, क्यों? क्योंकि NH3 की देखो पावर कम, NH3 कंसंट्रेशन कम होगी ना, क्योंकि डाइल्यूट है तो पानी भी तो है ना। तो जब पानी कम है इसमें सॉल्युबल, लेकिन जब ज्यादा NH3 आ गया तो वो उसकी ज्यादा पावर हो जाती है, तो उसको आराम से डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो ये डिसॉल्व कर देता है। और ये वाइट पीपीटी दोनों के अंदर ही डिसॉल्व कर देता है, डाइल्यूट के अंदर भी NH3 के अंदर भी, ठीक है? ये टेबल याद कर लेना, ये अच्छा टेबल बना हुआ है, इसमें सब कुछ समराइज हुआ। सही हो गया? अब देखो ये सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल इस तरह ही आता है पेपर में, एक्वा सिल्वर नाइट्रेट एंड एक्वा अमोनिया, ठीक है? एक्वा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। अब गौर से पढ़ो, देखो दोबारा इसको लिखते जाओ, कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, देखो देखो देखो, ऐसे।
एक्वस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विच इज सॉल्युबल, क्योंकि सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, एक्वस अमोनिया, ठीक है, एक्वस NH3, ठीक है, आर यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हैलाइड आयंस. Aqueous silver nitrate is slowly added to aqueous sodium chloride. Is slowly added to aqueous sodium chloride. Chloride इसका मतलब है कि यहाँ Cl नेगेटिव है, ठीक है. इट मीन्स कि जब आप AgNO3 को सिल्वर क्लोराइड के अंदर डालोगी तो ये आपको क्या देगा, AgCl देगा. क्यों? ये देखो, ये आगे N प्लस NaNO3 देगा, ठीक है. ये बेसिकली ऐसा रिएक्शन हो जाएगा, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3. सही हो गया. Aqueous silver nitrate is slowly added to aqueous sodium chloride and the resulting mixture is then shaken with an excess of aqueous ammonia. ठीक है, पहले हमने क्या किया, सिल्वर सोडियम क्लोराइड था, उसके अंदर हम डाली aqueous silver nitrate AgNO3 डाल दी, ठीक है, हमारे पास आ गया AgCl. फिर हम उसको डाल रहे हैं, उसको शेक कर रहे हैं विद एक्सेस ऑफ aqueous ammonia. फिर हम उसको शेक करें विद एक्सेस ऑफ aqueous ammonia, aqueous ammonia NH3 aqueous के साथ उसको हम शेक कर देते हैं, ठीक है. डिस्क्राइब व्हाट यू वुड ऑब्जर्व एट ईच स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस. तो हमने क्या किया कि जाहिर है अब जब आप Ag डालोगे तो हमने क्या बताया कि AgCl बनेगा विच विल बी वाइट पीपीटी, ठीक है. फिर आप क्या दोगे, विच विल डिसॉल्व व्हेन aqueous NH3 इज एडेड. ये देखो, AgCl NH3 कोई भी डाला डिसॉल्व्स. सिंपल. ये दो चीजें लिखो कि दो में से दो मिल जाएंगी, बस. सही हो गया. अच्छा, अब ना दो चीजें हैं. आपका जो क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन, ठीक है, ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इन टू डिफरेंट वे. सवाल पढ़ लो, मैं समझाता हूँ. Chlorine reacts with aqueous NaOH in two different ways, depending on the conditions used. In each case, water, sodium chloride, and one other chlorine-containing compound is formed. ठीक है? Basically, chlorine का और NaOH का ना reaction होता है. अब इसमें conditions क्या है? NaOH could either be cold, ठीक है, या NaOH could be hot concentrated, ठीक है, cold dilute या hot concentrated. इन दोनों के साथ products different आते हैं. एक चीज उसने बताया, देखो, वाटर और सोडियम क्लोराइड आर प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है, और ये कोर क्लोरीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स का मतलब है कि H2 और NaCl दोनों में बनेगा. उसके बाद तीसरा है वो डिफरेंट है. ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आई. तो अगर हम इसको पहला रिएक्शन कराएं, क्लोरीन प्लस NaOH कोल्ड डाइल्यूट, ठीक है, पहली चीज हमने बना ली है H2O प्लस NaCl, ठीक है. क्यों? क्योंकि वाटर सोडियम क्लोराइड दोनों के अंदर होते हैं. इसके बाद जो NaOH होता है ना, इसका जो रिएक्शन बनता है ना, वो बनता है NaClO. सही हो गया. ये दिस इज योर सेकंड प्रोडक्ट. जब कोल्ड डाइल्यूट होगा तो उसको बैलेंस करेंगे, यहाँ दो लगा दो, बैलेंस होगी. सही. ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए, और आपको इसकी ऑक्सीडेशन याद होनी चाहिए. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं. हमने एनर्जेटिक्स में ये पढ़ा था कि एक कंपाउंड है जो कि न्यूट्रल है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है. वैसे तुम आगे पढ़ेंगे, मैंने एक दफा वैसे ओवरव्यू दे दिया था. जीरो होती है, क्योंकि देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ठीक है. सोडियम पे कितना है, +1, ऑक्सीजन पे कितना है, -2. तो हम इसको हम ले लेंगे x, ठीक है. तो 1 प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, -1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. तो x क्या आ गई, +1. यहाँ तक समझ आया मैं कैसे पहुंचा हूँ. तो क्लोरीन की कितनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +1. तो इसका मतलब है कि अगर कोल्ड डाइल्यूट डालोगे NaClO बनेगा और सी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1. सही हो गया. ये देखो, कोल्ड डाइल्यूट NaOH डालोगे NaClO बनेगा +1, ठीक है. मगर अगर हम इसका रिएक्शन कराएं Cl2 प्लस NaOH हॉट कंसंट्रेटेड, ठीक है, सबसे पहले तो हम बना देंगे H2O प्लस NaCl, क्योंकि ये दोनों में बनते हैं. साथ इसके बनता है NaClO3, ठीक है, ये डिफरेंट बनता है. सही हो गया, शाबाश. अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप क्लोरीन की वो निकालोगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो कैसे निकलेगी.
वो ऐसे निकलेगी कि आप यहाँ पे फिर इसको ले लोगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये +1, ये x, ये कितना हो गया 3 इंटू -2 हो जाएगा ना। ये समझ आया मैं कैसे कर रहा हूँ 3 इंटू -2। एक ऑक्सीजन के ऊपर होती है -2, अब मैंने 3 ऑक्सीजन ले लिया -2 वाले, तो कितना हो गया -3 इंटू -2, ठीक है, -6। ये मैं एनर्जेटिक्स में दोबारा करा दूंगा, लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने एक क्रैश कोर्स कराया था ना एनर्जेटिक्स का, एक फ्री क्लास था, मैंने पढ़ाया था। देखो हम इसको कर लेंगे +1 प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x -5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। इट मींस कि इस वाले रिएक्शन के अंदर हॉट कंसंट्रेशन जब कराएंगे और ये जब कंपाउंड बनेगा, इसके अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +5। यहाँ तक समझ आया कैसे पहुंचे? इसको बैलेंस भी तो करना है ना। देखो 2 Na, यहाँ 2 लगा दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, Cl कितने हैं? 2। Na कितने हैं? 2। H कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 3 और एक 4, और यहाँ कितने हैं? 2। तो आप इसके साथ O2 भी लिखोगे। सही हो गया? Yes. देखो ये NaClO3 +5, और अगर आप इसका, अगर वो कह देना कि I2 प्लस कोल्ड डाइल्यूट NaOH करो, या I2 प्लस हॉट कंसंट्रेटेड NaOH करो, तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे। उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? NaIO और NaIO3। सही है। इसकी ऑक्सीजन +1 और +5 होगी, क्यों? ये भी ग्रुप 7 में, ये भी ग्रुप 7। सही है। अच्छा, ये हमने एक सवाल देखो, ये करते हैं। MgCl2 and silicon tetrachloride are each dissolved in or react with water, ठीक है। suggest approximate pH of solution formed in each case। जल्दी जल्दी बताओ, मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था, कितने हैं? याद है अभी तक किया रिवीजन या नहीं? किया है, जल्दी से बताओ फिर, फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। MgCl2 जो है ये तो वो है, आयनिक है, सॉल्युबल है, ये तो डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। और SiCl4 जो है ये कोवलेंट है, ये रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक हो गया, हाइड्रोलिसिस होती है। अब मुझे इनकी पीएचएस बताओ कितनी आती है? नहीं यार, तो करा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, अच्छा रिवीजन हो जाएगी। बताई थी, मैं बताता हूँ। वो ये जो टेबल नहीं लिखा हुआ ये वाला, ये देखो इसमें सारी लिखी हुई है। बेसिकली ये देखो, ये पीएच लिखी हुई है सारी, ये पीएच लिखी हुई है, ठीक है। बट ऐसे होती है कि आपकी जो ये है ना एमजी को जब आप डिसॉल्व कराते हैं ना, तो ये एक्वस है, ठीक है, ये डिसॉल्व कर जाता है। इट इज क्लोज टू न्यूट्रल न्यूट्रल, लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्टली न्यूट्रल, क्योंकि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो इसकी आ जाएगी 6.5। और ये हमने कहा था कि ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, उसका हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, SiCl4 + H2, अगर आपको याद हो, SiO2 + 4HCl, याद है हमने इक्वेशन पढ़ी थी ये। तो ये क्या है? HCl है, इसकी वजह से पीएच कितनी हो जाएगी? 2, तो इसकी 2। इसे ना लिंक्स बनाने आने चाहिए आपको, आहिस्ता आहिस्ता, कोई नहीं, कर करके आ जाएंगे। बस ये रह गया है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा तो खैर नहीं है। अच्छा, अब आए थे हम नाइट्रोजन और सल्फर के ऊपर। नाइट्रोजन के अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव। एक चाहिए लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि एक ये रीजन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है इट इज नॉन पोलर। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। एंड सेकंड रीजन इज, 2 मार्क्स का सवाल आता है ये, व्हाई इज नाइट्रोजन अनरिएक्टिव, ठीक है। तो उसका एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट है इट इज नॉन पोलर। ये दोनों लिखोगे तो 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब N2 और O2 का आप रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हाईली स्टेबल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है एक कैटलिस्ट। ये आपको रिएक्शन याद करने हैं, ठीक है। तो अगर आपका हवा के अंदर हो, ठीक है, आप क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में लाइटनिंग होती है, वो एज ए कैटलिस्ट काम करके एनर्जी प्रोवाइड करती है।
N2 प्लस O2 जब लाइटनिंग करे ना तो वो 2NO बना देती है, ठीक है? और दूसरी होती है इंटरनल कंबशन इंजन्स के अंदर, ये हमने ओ लेवल में भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, और ये हमने इंटरनल कंबशन इंजन में पढ़ा था जिसके अंदर आपकी नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। तो हॉट इंजन के अंदर होता है कि N2 प्लस O2 एनर्जी प्रोवाइड करके इसमें भी 2NO बना देती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब बेसिकली हमने देखना है कि एसिड रेन कैसे होती है, ठीक है? एसिड रेन किन चीज़ों से हो सकती है? एक हो सकती है H2SO4 से, और एक हो सकती है HNO3 से, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हुई? इनमें सल्फर भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है, तो ये दोनों बेसिकली पोल्यूटेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये दोनों पोल्यूटेंट्स कैसे ऐड करते हैं। लाइटनिंग और हॉट रेजेस के थ्रू जब 2NO हो जाए ना, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाए, फिर होता है कि ये जो 2NO है ना, ये O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बन जाती है, ठीक है? NO प्लस O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बना देती है। और एटमॉस्फेयर के अंदर, ये एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है, ठीक है? एटमॉस्फेयर के अंदर NO2 अगर क्लाउड है, ठीक है? ये क्लाउड है, क्लाउड के अंदर NO थी, N था, O2 थी, ठीक है? लाइटनिंग हुई, NO बन गई, फिर उसने साथ हाईली अनरिएक्टिव होता है, तो हाईली रिएक्टिव, सॉरी सॉरी, हाईली रिएक्टिव होता है, ये NO2 बन जाएगी, ठीक है? अब क्लाउड के अंदर तो पानी भी होता है ना प्रेसिपिटेशन करने के लिए, ये इसके साथ रिएक्ट करती है, और क्लाउड में एटमॉस्फेयर है तो ऑक्सीजन भी होती है, ये इसके साथ रिएक्ट करती है H2O के साथ और O2 के साथ, और इसके साथ रिएक्ट करके 2HNO3 एसिड रेन बना देती है। समझ आया? सही है। अच्छा, एक चीज़ होती है कॉन्जुगेट एसिड बेस। किस तरह आते हैं क्वेश्चंस? आपको ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए। तो आपको ये बताया था कि इक्वेशन से थ्रू क्या बन जाएगा, या एसिड रेन के से मसला क्या आता है, या ये आ जाएगा कि ये फॉर्म कैसे होती है, आपको ये दे देंगे, कहेंगे इसको बैलेंस करके दिखाओ। इस तरह के सवाल आते हैं। एमोनिया और एमोनियम कंपाउंड्स। एमोनिया क्या होता है? NH3। एमोनियम क्या होता है? NH4+। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के एसिड बेस हैं, ठीक है? एक चीज हमने अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन हम एसिड और बेसिस में पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस। आपने कॉलेज में पढ़ी है अभी तक? अच्छा, बेसिकली होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं है, तो डिफर बाय अ प्रोटॉन। डिफर बाय प्रोटॉन का मतलब ये है कि अगर मैं NH3 को H+ से रिएक्ट कराऊं, ये NH4+ बन जाएगा। इन दोनों में कितने प्रोटॉन्स का फर्क है? इसमें 3 है, इसमें 4 है, एक प्रोटॉन का फर्क है ना। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है? बेसिकली पेयर होता है। अब मुझे ये बताओ, ये NH3 है, इसने क्या किया है? H+ एक्सेप्ट किया है ना NH4+ बनाने के लिए। जो चीज H+ एक्सेप्ट करती है ना, वो बेस होती है। इट मीन्स कि NH3 क्या है? बेस। सही है? अब अगर मैंने NH4 से NH3 बनाना है ना, तो मैंने एक प्रोटॉन लूज करना है। देखो 4 से 3 है, तो ये डोनेट करेगा, ऐसी बात है। तो जो प्रोटॉन डोनर होता है ना, उसको हम एसिड बोलते हैं। सही है? NH3 बेस एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, NH4+ एसिड डोनेट्स द प्रोटॉन, ठीक है? अब ये जो है NH3+H+NH4+, तो अगर आप इसको HCl के साथ रिएक्ट करोगे, ये बेस है। अब हमने इसको बेस एस्टेब्लिश कर दिया है, तो उसको HCl के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं NH4Cl बनाने के लिए, ठीक है? इसी तरह हमने इसको एसिड कह दिया, तो हम NH4+ को NaOH के साथ रिएक्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि ये बेस है, ठीक है? तो उसके साथ अपना अलग रिएक्शन होगा। ये सिर्फ एक समझाने के लिए है। अच्छा, लेकिन ना आपने अब बनानी है अमोनिया, NH3। फॉर्मेशन ऑफ NH3, ठीक है? ये दो तरीकों से होती है। ये आपने हेबर प्रोसेस पढ़ा था ना वो लेवल में। एक तो बेसिकली सेम वही तरीका है अमोनिया बनाने का। एक नया तरीका जो ए लेवल में ना, वो है लैब प्रिपरेशन। आप करते हो कि पहले आप NH4Cl लेते हो, ठीक है? अमोनियम क्लोराइड। उसको आप रिएक्ट कराते हो CaOH2 के साथ, ठीक है? मैंने आपको क्या कहा है? NH4+ क्या है? एसिड, ठीक है? और ये बेस। तो इसको आप एसिड बेस रिएक्शन कराते हो आपस में, और उसको आप देते हो हीट। आपका क्या बनता है? CaCl2 बन जाता है, NH3 बन जाती है,
और 2H2O बने थे। ये रिएक्शन हमने ओ लेवल में ही पढ़ा था, याद है ये रिएक्शन जब आप लाइमिंग ऑफ सॉइल करते थे तो NH3 रिलीज होती थी। हाँ, बेसिकली उसी रिएक्शन से आप अमोनिया लैब में बना सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड है हेबर्स प्रोसेस, वही N2 लो, 3H2 लो, आयरन आपका कैटलिस्ट होगा, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, 200 टू 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यू में बहुत आती है, थ्योरी में भी आती है। ठीक है, आपका 2NH3 बना देगा, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसकी मेरे ख्याल से -746 किलो जॉल पर मोल होती है। ठीक है, डेल्टा एच। सही है, ये क्वेश्चंस कर करके याद हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया की बहुत आती है, -746 किलो जॉल पर मोल होती है। सही हो गया। अच्छा, इसमें बस आपको याद होना चाहिए कि आपको नाइट्रोजन कहाँ से मिली है और हाइड्रोजन कहाँ से मिली है। नाइट्रोजन आपको मिलती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। आप एयर को लिक्विफाई करते हो और इसको आप यूं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डाल देते हो। ठीक है, यहाँ से हवा निकलती है, यहाँ से रहता है, यहाँ से अलग, तो यहाँ से जहाँ से नाइट्रोजन निकलेगी ना, उसको आप यूज कर लोगे इसके अंदर, क्योंकि ये प्योर नाइट्रोजन हो। दूसरा आप लोगे H2। H2 किस होती है? क्रैकिंग ऑफ एल्केन। अभी हम आपको मैं आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा कि जो आपके पास बिगर कंपाउंड्स होते हैं ना, जब आप उनको फॉर एग्जांपल ब्रेक करो छोटे कंपाउंड्स के अंदर, वो C3H6 बन सकते हैं, साथ H2 निकाल सकते हैं, साथ एक और कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह आपका, इस तरह आपका H2 आपको एक इससे मिल सकती है। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये हमने पढ़ा था, क्रैकिंग हमने ओ लेवल में पढ़ी थी। दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है? अगर आप H2O को अगर आप पानी में डालो ना, तो वो 2H+, ठीक तो वो नहीं, अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओ ना, तो आप बेसिकली आयनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने से क्या बनता है? H2 प्लस हाफ O2। तो ये जो H2 है, फिर आप इसको हेपी प्रोसेस में यूज कर सकते हो। तो बेसिकली बस आपको ये रट्टा होना चाहिए, आपको इसी के एमसीक्यू जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई ज्यादा इधर उधर की साइंस नहीं है। अच्छा, मगर ये जो CaCl2 है, ठीक है, और ये NH3 है, सही हो गया। ये तो ना आपस में सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, ये सब तो इम्प्योरिटीज है ना। अब हमें चाहिए प्योर। सही हो गया, बात सच है। अब हो सकता है कि ये ट्रैवल ही ना करे। क्यों? वो इसके साथ वापस रिएक्ट कर जाए, इसके साथ वापस रिएक्ट कर जाए, हो सकता है ना। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे ना, जैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन को टेस्ट करने के लिए, या नाइट्रोजन NH सॉरी, नाइट्रोजन कह रहा हूँ, यहाँ पे ना हम NH3 को टेस्ट करने के लिए, NH3 को कलेक्ट करने से पहले ना हम एक चीज और करते हैं। हम NH3 को कलेक्शन या NH3 को टेस्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक लेते हैं यूट्यूब। ठीक है, यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, इसका हीट दे रहे हैं, और ये यूट्यूब है। होता ये है कि यूट्यूब के अंदर सिर्फ ये दो चीजें आती है ना, ये CaOH2 तो हमारा वो है ना प्रेसिपिटेटर, CaCl2 भी प्रेसिपिटेट है, तो वो तो यहीं रह जाएगा। मगर NH3 और H2O है, ठीक है, हमने इसको ड्राई करना है ताकि हम इसको ले लें। ठीक है, NH3 और H2O इस यूट्यूब के अंदर से गुजरेगी, और यहाँ पे हमारे पास पड़ा होगा CaO। ये ड्राई करता है NH3 गैस को। ये क्या करता है? इसमें से ये पानी एब्जॉर्ब करके वापस CaOH2 बना देता है। ठीक है, तब जहां यहाँ पे पहुंचती है ना, ये सारे कंपाउंड जब यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ सिर्फ NH3 रह जाता है। फिर आप यहाँ पे ऊपर इसकी माउथ पे रखते हो डैम्प रेड लिटमस पेपर, क्योंकि हमें पता है ना कि NH3 बेस है। जब बेस है तो वो रेड को ब्लू कर देगा ना लिटमस पेपर को, क्योंकि ब्लू हो जाता है जब लिटमस पेपर आप बेस के करीब लाओ। तो जब आप इसको इसके करीब लाओगे ना, यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगी और ये ब्लू हो जाएगा। जब ये ब्लू हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो रहा है। समझ आया? इम्प्योर होता है, ठीक है, हमें चाहिए यहाँ प्योर ड्राई। लेकिन इसमें तो प्योर इम्प्योरिटी है H2। ठीक है, हम यहाँ पे यूट्यूब लेते हैं, यूट्यूब में CaO लेते हैं, CaO H2 के साथ रिएक्ट करके वापस CaOH2 बना देता है, और यहाँ पे NH3 ड्राई फॉर्म में अनरिएक्टिव मिल जाती है। इसको आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हो लिटमस पेपर से, बस। अच्छा, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर वो लेवल में पढ़ा था, मैंने तो पढ़ा था। कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली हर गाड़ी में लगा होता है, और वो होता ही है कि वो ना हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करता है। यहाँ पीडी लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक और कैटलिस्ट भी होता है, पीडी एंड रोडियम। ठीक है, और अभी आप ए लेवल में पढ़ोगे ए टू के अंदर वो बताएंगे कि पीटी भी होता है, प्लेटिनम। ठीक है, ये तीन होते हैं। हमने, आपको याद है मरी में 3-4 साल पहले इंसिडेंट हुआ था, जब शदीद बर्फबारी हुई थी और वहाँ गाड़ियों रुक गई थी, बर्फ में ढक गई थी, और वहाँ पे लोगों की काफी सारी डेथ्स हुई थी, साइलेंट डेथ्स, गाड़ियों के अंदर पड़े पड़े। याद है या नहीं? हाँ, उसमें हुआ ये था कि गाड़ी का जो एग्जॉस्ट नहीं था, उसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर था, वो हो गया था ब्लॉक। तो जो हार्मफुल गैसेस हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट हो रही थी ना, वो हो ही नहीं रही थी। हार्मफुल गैसेस एसी से आना शुरू हो गई थी गाड़ी के अंदर, और लोग CO इनहेल करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी।
तो होता ही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, NO एक पोल्यूटेंट है, ठीक है। अब इसको ये हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करता है। इन दोनों का ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। या आप इसको दूसरी तरह कर लो। आपसे पता है ये P1 में पूछेंगे कि आपको 4 इक्वेशन लिख देंगे, बता देंगे विच इज द करेक्ट वन बैलेंस्ड, या विच वन विल बी बैलेंस्ड इफ यू यूज 2 मोल्स ऑफ NO। तो आपको याद होनी चाहिए कि या तो CO NO CO2 हाफ N2 होगी, या 2 CO 2 NO 2 CO2 और N2 होगी। ठीक हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी। अब इसका ये O जो नहीं है कि इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, CO2 बन जाएगा और ये N इधर रह जाएगी। सही हो गया। CO2 और ये N इधर। ठीक है जी। अच्छा, अब आ गया हमारे पास S। पहले तुमने नाइट्रोजन कर लिया था, हमारे पास S आ गया। S भी तो एक पोल्यूटेंट है ना। अब S भी हमें एटमॉस्फेरिक रेन दे सकती है। मैंने आपको कैसे बताया था, H2SO4 से। अब एटमॉस्फेयर में कैसे होता है, हवा में कैसे होता है, नेचुरल प्रोसेस क्या होता है। नेचुरल प्रोसेस ये होता है कि सल्फर नहीं है, वो O2 के साथ रिएक्ट करके SO2 बनाएगा। SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 बनाएगा। SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा। ये तो सिंपल है। सही है। ये तो समझ आ गया ना, तो बहुत सिंपल है। मगर H2SO4 अगर एसिड रेन ना हो और नॉर्मल आपने प्रिपेयर करनी है लैब में या किसी चीज में, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। याद है, ये भी ओ लेवल में पढ़ा था। दिस इज बेसिकली द सेम एज ओ लेवल। SO2 के साथ रिएक्ट करेगी SO2, फिर ये कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा जिसमें SO2 प्लस O2 वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर रिएक्ट करके 2SO3 बनाएगा। ये आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए ओ लेवल्स की तरह, ठीक है। फिर हम इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ओलियम बनाते थे, H2S2O7। फिर हम उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालते थे। याद करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते थे। क्यों डालते थे, अगर हम बहुत सारे इकट्ठा डाल देंगे ना, ये स्प्लिट अप हो जाते हैं। जब इसके ड्रॉपलेट्स उधर स्प्लिट अप हो जाएंगे, इसको कलेक्ट करना मुश्किल होगा। तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालते थे और वो हमें H2SO4 दे देता था। सही है। ये और ये विजन है आपकी, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, ये दो इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। क्यों, वो कहेगा कि यार हवा में SO2 है, ठीक है, उसके अंदर आप कौन सा कैटलिस्ट डालोगे, ठीक है, जो रीजनरेट होके हवा में SO3 को SO2 से SO3 में कन्वर्ट होता है, कैटलिस्ट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। और उसकी वो कहेगा इक्वेशंस भी लिखो। उसके लिए ये इक्वेशंस है। होता ये है कि SO2 प्लस NO2 होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। ये रिएक्ट करके होता ये कि ये SO2 होता है ना, और इसका एक O, ठीक है, SO3 प्लस NO बन जाता है। इससे आपको SO3 हवा में मिल जाती है। ये वाला रिएक्शन भी कैटेलाइज्ड होता है एटमॉस्फेयर में भी। बस पूछेगा एटमॉस्फेयर में कैटेलाइज्ड कैसे है, और दूसरा उसका कैटलिस्ट रीजनरेट कैसे होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे होता है। कैटलिस्ट रीजनरेट कैसे होता है, NO प्लस हाफ O2 NO2। कैटलिस्ट आपको रीजनरेट हो गया, देखो NO2 वापस रीजनरेट हो गया। तो इसमें आप जब रिएक्शन करते हो ना, तो बेसिकली NO2 एड्स एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो SO2 के साथ रिएक्ट करके SO3 बना देता है। ठीक हो गया। और वो वापस रीजनरेट हो जाता है NO2 के अंदर। समझ आई। यहाँ इसके दो काम है। देखो, ये ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड भी तो कर रहा है ना, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन की लूज, देखो पहले दो थी एक होगी, तो ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस्ड। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट भी काम कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, दो या तीन। ठीक है, ये उसी चीज की दोबारा समझ है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। हाँ, एक चीज और याद है, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन भी ओ लेवल में पड़ी थी, याद है या नहीं। आपको पता है, ये मेरे ओ लेवल के पेपर में आई थी, केमिस्ट्री P2 के अंदर। बेसिकली SO2 जो नहीं है, ये एक वेस्ट गैस होती है, ये एक हार्मफुल गैस है। SO2 एक बहुत हार्मफुल गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको ना हमने एनवायरनमेंट से रिमूव करनी होती है। इसको रिमूव करने के बाद हमारे पास दो तरीके, ठीक है। एक है COH2 और दूसरा है CaO, ठीक है। दोनों का एक ही मेथड है। आप क्या करते हो, स्लेट लाइम लेते हो बेस CaOH2, ठीक है, उसको आप रिएक्ट कराते हो SO2 के साथ। वो हमें दे देता है CaSO और ये एक ऑक्सीजन, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ये CaSO2 और ये एक ऑक्सीजन जो कि COSO3 देता है, और जो इसका दूसरा बचा हुआ ऑक्सीजन होता है वो, और ये H2 मिला के यहाँ पानी दे देते हैं। तो ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड कम हो गई,
तो डिसल्फ्राइजेशन हुई, ऑटोमेटिकली आपकी जो है फ्लू गैस कम हो गई, ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट कम हुआ और आपका CSO3 में कन्वर्ट हो गया। इसकी बस वो याद रखना, स्ट्रेट सिंपल, ये सॉलिड होता है, ये गैस होती है, ये सॉलिड होता है और ये लिक्विड होता है, और इसका नाम स्लेट लाइम भी होता है। नाउ वी कम टू द लास्ट पेज। इस पे थोड़ी सी चीजें हैं, हम 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, अभी करते हैं। आ जाओ, ग्रुप 2। हाँ, हमने ग्रुप 2 के बारे में पढ़ा था, इधर ही हो ना? सही है। Mg और वाटर का रिएक्शन कराओ तो MgOH2 होता था, ये हमने बताया था कि फिजिंग होती थी, स्लो रिएक्शन था। स्टीम के साथ कर, और कैल्शियम का बल्कि जो रिएक्शन है, ठीक है, वो H2O के साथ, इसमें कैल्शियम डिसअपीयर हो जाता है और ये फास्ट रिएक्शन है। ये क्यों है? बेसिकली solubility ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स एंड नाइट्रेट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है, कि मैंने आपको 3 चीजें बताई थी ना। एक मैंने आपको बताई थी हाइड्रोक्साइड्स एंड नाइट्रेट्स इंक्रीज डाउन ग्रुप, ठीक है, solubility। सल्फेट्स डिक्रीज डाउन ग्रुप, कार्बोनेट्स मोस्ट insoluble स्टिल डिक्रीज डाउन ग्रुप। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद हो। सही है। तो बेसिकली अब देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर soluble देन MgOH2, राइट? जब ये ज्यादा soluble है ना, तो इसको बनाना हमारे लिए आसान है। मैंने आपको ये बताया था ना, पीपीटी को बनाना मुश्किल होता है, तो वो स्लो रिएक्शन होता है। ये तो एक्वस, ये भी स्पेरेंटली soluble ही है, ये भी पीपीटी है, बट ये पीपीटी ज्यादा soluble है इस पीपीटी के मुकाबले में, तो इसमें ये ज्यादा जल्दी रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन है, कैल्शियम डिसअपीयर हो जाती है। सही हो गया? ये देखो, मैंने आपको ये बात बताई थी, ये इनसॉल्युबल होता है, ये दो पार्शियली होते हैं, कंप्लीटली होते हैं। मैंने आपको उस दिन परसों पढ़ा दिया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था। MgH2O MgOH2H2, ठीक है, ये स्लो होता है, ये वाइट पीपीटी होती है, ये स्टीम के साथ कर एग्रेस होता है, ये वाइट सॉलिड होता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। सही हो गया। अच्छा, अब आ जाओ CA के अंदर। अगर आप एक मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर लो, ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, पहले तो हम सिर्फ मेटल प्लस वाटर लेते हैं ना, मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर ले रहे हैं, तो वो आपका बना देगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले MgO प्लस H2O, हमारा बना जाएगा MgOH2। इसी तरह अगर हम ये लेना CaO प्लस H2O, ये बनाते हैं CaOH2। याद रखो, ये वाला रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। मेटल ऑक्साइड जो है वो क्रम्बलिंग कर लेता है, ठीक है, ये यूं क्रम्बल होके ना ये एशेज में आ जाता है, और व्हाइट क्लाउडी सस्पेंशन आती है। व्हाइट क्लाउडी सस्पेंशन क्यों आती है? क्योंकि ये इनसॉल्युबल है ना, मैंने आपको बताया था एक्वस है, लेकिन ये पीपीटी बनाता है, पार्शियली सॉल्युबल है, राइट?
तो ये कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होगा, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ना यहाँ ऊपर यूं ऊपर क्लाउडी सस्पेंशन इसकी रह जाएगी, ये हमारे पास CaOH2 होगा, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। तो इस रिएक्शन की ये 3 ऑब्जर्वेशंस याद कर लेनी आपने। हाईली एक्सोथर्मिक होता है तो हीट रिलीज होती है, क्रम्बलिंग आपको नजर आती है, दूसरा वाइट क्लाउडी सस्पेंशन होती है। इसके सवाल आते हैं थ्योरी थ्योरी के अंदर, और याद रखो ये इस तरह क्रम्बल हो जाता है, ठीक है। ये देखो, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, ये हमने कर लिया। स्लो रिएक्शन फिजिंग, फिजिंग क्यों? H2O की वजह से। अच्छा, अब ना इसमें भी तो H2 है, लेकिन इसमें आप फिजिंग नहीं लिखोगे, पता है क्यों? अगर आप ये दोनों ऑब्जर्वेशंस लिखोगे ना एक ही सवाल के अंदर, अब कोल्ड वाटर में फिजिंग दो, इस वाले के अंदर फिजिंग, तो डिफरेंस तो कोई नहीं है ना। देखो डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों के अंदर फिजिंग लिख दोगे तो एग्जामिनर उसको 0 मार्क करेगा 1 में से। क्यों? आप दो एक ही चीज दो दफा लिख रहे हो, एक ही सवाल के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही पार्ट के अंदर, तो आप दोनों में फिजिंग नहीं लिखोगे। अगर आपने इसमें फिजिंग लिख दी, इसमें नहीं लिखोगे, इसमें लिखोगे, इसमें नहीं लिखनी, ठीक है। याद रखो, स्लो रिएक्शन फिजिंग। अब इसको मैं बताना ज्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि MgO है, ये व्हाइट सॉलिड होता है, तो आप एक व्हाइट सॉलिड लिख, दूसरा लिख दो फास्ट रिएक्शन। यहाँ पे आप एक और भी लिख सकते हो, व्हाइट पीपीटी। सही हो गया। यहाँ पे आप एक और भी लिख सकते हो, एक्सोथर्मिक। राइट एंड क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन विद स्टीम, ये क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ स्टीम के साथ, इसको उठा के इधर लिख दो, ठीक है। ये देखो, ये फिजिंग होती है, बबल्स प्रोड्यूस होते हैं किसके? H2 के। अच्छा जी, अब हम कर रहे थे हैलाइड्स, सही है। हैलाइड्स हमने किए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपने एएस के अंदर इन तीनों के साथ ही स्टिक रहना है, सही है। अब हम इनके सॉल्ट्स का जो रिएक्शन नहीं है, सॉल्ट्स ऑफ हैलाइड्स का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये भी आइडेंटिफिकेशन के अंदर यूज होता है। सही हो गया। और ये जो है, ये एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। सबसे पहले अगर हम लें, हमारे पास NaCl एक सॉल्ट है, उसको हम इसके अंदर हम H2SO4 डाल रहे हैं, ठीक है। वो क्या बनाएगा? NaHSO4 बनाएगा प्लस HCl बनाएगा। अब जहां भी HCl बनाएगा, मैंने आपको ये बताया था कि मिस्टी वाइट फ्यूम्स, और साथ आप लिख दो स्टीमी फ्यूम्स, ठीक है। ये बनेगी, ये इसकी एक ऑब्जर्वेशन है। इसमें क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें H2SO4 एक्ट्स एज एन एसिड। अब ये देखो, ये एसिड है, ये बेस है। अगर वो पूछे ना टाइप ऑफ रिएक्शन, आपने कहते हैं ना दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा? NaCl प्लस H2SO4, NHSO4 प्लस HCl। इनिशियल स्टेप याद रखना, मैं सारे स्टेप्स नहीं कह रहा, इनिशियल स्टेप्स Br के लिए भी सेम है, I के लिए भी सेम है। Na हो तो वो बनेगा NaHSO4 प्लस Hi, और अगर Br हो तो आप लिख दो यहाँ पे Br, ठीक है। इनिशियल स्टेप, फर्स्ट स्टेप फॉर Br एंड I, सही है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। H2SO4 एसिड, ये देखो, ये H है, ये हमारे पास H2SO4 था, ये NaCl था। अब इसमें से ये जो है, ये हमारे पास निकल जाता है, और ये पीछे ये बच जाता है, तो ये एक रिएक्शन बन जाता है। सही हो गया, ये तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, मगर अगर आप Br को डालते हो ना, Br को, ये जो रिएक्शन नहीं है HCl का, HCl का यहाँ पे आके रुक जाता है फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। इससे आगे नहीं जाता, इट स्टॉप्स एट प्रोड्यूसिंग NH4 प्लस HCl। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखो, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, down the group it is a better reducing agent, and over towards the top of the group it is a better oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये कि खुद रिड्यूस होगा, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये कि अगले को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये I नेगेटिव से I2 ज्यादा आराम से बन सकता है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव से Cl2, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब ये तो है एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब हमारे पास है Cl नेगेटिव, ठीक है। इसको हमने करना है ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि Cl नेगेटिव जो नहीं है, ये इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एनफ रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस S इन SO4, क्योंकि होता है कि S पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, SO4, SO2, S।
H2S, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, देखो ये S SO4 से SO2 हुआ है, ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। S SO2 S SO4 से S बन रहा है, रिड्यूस हुआ है। H2S बन रहा है, हाइड्रोजन गेन किया है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि S रिड्यूस हो जाता है बाकी हैलाइड्स के साथ, ठीक है। मगर Cl नहीं कर सकता इसको, क्यों? क्योंकि इट इज ए वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो Br नेगेटिव ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, बेहतर। I नेगेटिव भी ज्यादा बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है, सही है। तो जब हम Br के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तो Br जो है HBr, फिर HBr H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों? क्योंकि Br नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट है और H2SO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। Br will be oxidized to Br2 and Br will reduce S to SO2, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा। रिपीट करूं या समझ आ गई है? Br नेगेटिव इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है। अब चूंकि ये एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Br2 बना देगा, ठीक है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि ये जो S नहीं है इसके अंदर, ये इसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या मतलब होता है, दूसरे प्रोडक्ट को रिड्यूस कराता है ना, तो ये इसको रिड्यूस करके SO2 बना देगा। तो SO, अब ये अगर ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हुई है, रिडक्शन। रिएक्शन क्या बना, रिडॉक्स। अब समझ आइए, अब कोई मसला नहीं है, मैं एक बार फिर कर दूंगा। हाँ सही है। बेसिकली ये इस S को रिड्यूस करके SO2 बना देता है। SO2 ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। SO4 से SO2 क्या, ठीक है, ये रिड्यूस हो गया। और Br जो है, Br नेगेटिव से Br2 में चला गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों? क्योंकि Br नेगेटिव इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये S को रिड्यूस करके ये बना सकता है। तो इसकी इक्वेशन आपने याद रखनी है कि ये होगा ये कि Br2 बनेगा, SO2 बनेगा, H2 बनेगा, ये एक प्रोडक्ट बनता है। क्यों? क्योंकि Br नेगेटिव इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल रिड्यूस द S इन दिस। और ये हमारे पास रेडिश ब्राउन ब्रोमीन गैस देगी, याद रखो। नॉर्मली होता है ये कि गैस गैस, लिक्विड सॉलिड सॉलिड होता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टटीन। ये तो है उनकी ग्राउंड स्टेट्स, ठीक है। इसके अंदर हमेशा गैस बनती है, ठीक है। इस वाले रिएक्शन के अंदर हमेशा गैस बनती है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HBr। HBr की ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, Br नेगेटिव ऑक्सीडाइज होकर Br2 बन रहा है, ठीक है। तो जब Br2 गैस होगी ना, उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन ब्रोमीन गैस निकलेगी। ये इसकी एक और ऑब्जर्वेशन है, सही हो गया। ये सवाल आते हैं एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज में पूछते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या होगी या इक्वेशन क्या होगी, आई और Br के दरमियान फर्क क्या है, कि प्रोडक्ट्स में फर्क क्या है, ठीक है, वो चीजें आती हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए। मगर अगर हम इसको आयोडीन के साथ करें, अब मुझे ये बताओ, ब्रोमीन आयोडीन से नीचे है, ब्रोमाइड आयोडाइड ब्रोमाइड से नीचे, तो ये ज्यादा, उससे भी ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है इससे। तो ये S को H2SO4 के अंदर और भी ज्यादा रिड्यूस कर सकता है ना। और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। क्यों? क्योंकि I नेगेटिव से I2 बन जाएगा, है ना। तो याद रखो कि Hi प्लस H2SO4 के तीन रिएक्शन हो सकते हैं, Hi प्लस H2SO4, Hi प्लस H2SO4, Hi प्लस H2SO4, ठीक है। हर चीज में I2 जरूर बनेगी क्योंकि ऑक्सीडाइज होगा। दूसरा, एक दफा S को अगर आप ऑक्सीडाइज करो तो SO2, ये सेम ब्रोमीन वाला रिएक्शन है, देखो सेम ब्रोमीन रिएक्शन है SO2। मगर ये SO2 को, इसके अंदर S को फर्दर ऑक्सीडाइज भी करा सकता है। फर्दर ऑक्सीडाइज करा के सिर्फ S पे आ जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज करा के H2S भी बना सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो इसमें तीन प्रोडक्ट्स हैं वो है SO2, S, H2S। ये रहते हैं I नेगेटिव के अंदर। Br नेगेटिव के अंदर आते हैं SO2, ठीक है। तो आपको से सवाल पूछा जाता है कि डिफरेंसेस क्या, बता दो। ये दो डिफरेंट बने थे, ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, आप नीचे इसकी ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो तीनों में I2 बनेगी, तीनों में पानी बनेगा। अब S रिड्यूस होकर SO2 भी बन सकता है, S रिड्यूस होकर S भी बन सकता है, S रिड्यूस होकर H2S भी बन सकता है। मैंने पता क्या फार्मूला रखा था, मैंने ना बस ये फर्स्ट कोफिशिएंट्स याद कर लिए थे। मैंने कहा अच्छा ये 2H चाहिए, ये 6H चाहिए, 8H चाहिए। बाकी मैं इसको आगे खुद ही बैलेंस कर लूंगा कि अगर मैं SO2 बना रहा हूँ तो वो 2H होगा। ये सबसे कम ऑक्सीडेशन, सबसे कम इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सबसे कम इसकी रिडक्शन हो रही है। फिर 6H ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रही है और ज्यादा रिडक्शन हो रही है, तो ये S पे आ गया। उससे भी ज्यादा रिडक्शन हो रही है, तो ये 8 हो गया। तो इस तरह आप बस एक याद रख लो, 2 6 8, तो उसको आप बाद में खुद ही बैलेंस कर सकते हो। सही हो गया।